हेलो स्टूडेंट्स। मैं अंकित गोयल आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम के सब्जेक्ट कंप्यूटर के अंदर चैप्टर नंबर 3 क्रिएटिंग एनिमेशन यूजिंग सिंकिंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है एनिमेशन और हम इसके अंदर देखेंगे एनिमेशन के डिफरेंट टाइप्स। Animation is a visual change over time wherein the digital images are play one after the other to create a moving effect. तो हम यहाँ पे एनिमेशन किसे कहेंगे? तो एनिमेशन एक हमारा यहाँ पे एक विजुअल चेंज है जो टाइम के थ्रू डिजिटल इमेज के साथ वो वीडियो एक जैसा प्ले होता रहता है। डेट मीन्स यहाँ पे एक इमेज ही रखी हुई होती है, जो इमेज को हम फटाफट मूवमेंट अगर दे, उसकी मूविंग इफेक्ट हम फास्ट फॉरवर्ड में कर दे, तो हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई वीडियो या फिर कोई टाइप का एनिमेशन हो रहा है। The images used in a animation can be first created and then display in a sequence. तो यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यानी कि हम कोई भी इमेज के थ्रू अगर एनिमेशन बना रहे हैं, तो सबसे पहले वो सारी सीक्वेंस हमें इमेज के अंदर सेट करनी पड़ेगी और फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड के अंदर उसको हम अगर प्ले करते हैं तो हमें वन टाइप ऑफ एक एनिमेशन जैसा यहाँ पे लगेगा। जैसे कि एक एग्जांपल बताऊँ तो तारे ज़मीन मूवी के अंदर हमने देखा है कि वो लड़के का जो हमने ड्राइंग बुक जो वो फास्ट फॉरवर्ड के अंदर फ्लिप करते हैं, तो वो वहाँ पे वन टाइप ऑफ एक एनिमेशन लगता है कि जैसे कि वो लड़का अपनी फैमिली से दूर जाता हो। तो उस वाले टाइप को हम यहाँ पे बोलेंगे कि इमेज के थ्रू कोई एनिमेशन यहाँ पे सिक्वेंशली हम कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज नोन एज अ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। और जिस तरह की हम इमेज को सीक्वेंस में सेट करके अगर हम कोई भी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन कहेंगे। फ्रेम्स आर डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ टाइम इन द डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हम फ्रेम्स टाइम के थ्रू यहाँ पे अरेंज करेंगे, यानी कि जितनी हम फ्रेम यहाँ पे अरेंज करेंगे उतना टाइम यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट लेगा। Each frame consists of some objects to be displayed over a period of time. Hence, in frame-by-frame animation, each small changes in the image is created and then displayed in a sequence. तो यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशंस के अंदर हमें हर एक इमेज के अंदर एक छोटा छोटा एक चेंजेस करना होता है कि जिसके थ्रू हम यहाँ पे दिखा सके कि कोई मूविंग इफेक्ट हो रही है। तो सिर्फ माइनर चेंज के थ्रू हम सारी इमेज को सीक्वेंस के अंदर सेट कर ले, तो हमारा एनिमेशन वो रेडी हो जाएगा। दिस मेथड इज स्लो एंड टेडियस। क्योंकि ये मेथड बहुत ही स्लो है, क्योंकि हर एक मूविंग इफेक्ट के लिए आपको एक अलग से इमेज ड्रॉ करनी पड़ेगी या फिर उसकी इफेक्ट वहाँ पे आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो वो हर एक एलिमेंट को मूव कराने के लिए या फिर हर एक एलिमेंट की मूविंग इफेक्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे अलग अलग इमेज आपको सेट करनी पड़ेगी। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्ड लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। और ऐसे करने में टाइम भी ज़्यादा जाएगा और रिसोर्सेज भी ज़्यादा यहाँ पे यूज होंगे। The other simple way to create animation is through keyframe। तो एक दूसरा हमारे पास रास्ता है कि हमें अगर उस वे से अगर हमें एनिमेशन नहीं क्रिएट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे दूसरा एक एनिमेशन का तरीका है कि जिसको हम की फ्रेम के थ्रू यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हैं। A keyframe is a frame in which we define a change to an object's property। तो हम यहाँ पे हर एक की फ्रेम के अंदर ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज होगी वो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, और हर एक की फ्रेम को यहाँ पे एक फ्रेम के अंदर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। यूजिंग की फ्रेम्स यू नीड टू स्पेसिफाई द फर्स्ट पोजीशन एंड द लास्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमें जितना भी एनिमेशन क्रिएट करना हो तो उसके अंदर हमें बस उस ऑब्जेक्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट देना है एंड उसका एक एंडिंग पॉइंट देना है, यानी कि एक हमें एक वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन सेट करनी है और लास्ट पोजीशन सेट करनी है। The in between frames are automatically understood and need not be specified। तो सिंकिंग के अंदर जो फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में जितनी भी वो फ्रेम होगी वो सिंकिंग अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, और जो भी कुछ एनिमेशन की मूवमेंट होगी वो मूवमेंट अपने आप फ्रेम के मुताबिक वो क्या कर लेगा, सेट कर लेगा, और हमें पूरी इफेक्ट वो वहाँ पे
दिखाई देगी, तो हमें वहां पे बाकी की जो भी फ्रेम्स है वो सेट करने की जरूरत नहीं रहती। For example, say we want to show a circle moving from left to right. Here, you need to create the first frame on the left and include the last keyframe on the right. तो अगर हमें यहाँ पे एक सर्कल को मूव करना है लेफ्ट टू राइट, अगर हम कोई सर्कल को मूव करें, ऐसा कोई एनिमेशन क्रिएट करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट पे यानी कि आपके लेफ्ट साइड पे एक सर्कल की फ्रेम वहाँ पे आप एक ऐड कर लो एंड सर्कल को सीधा राइट साइड पे ले जाओ और वहां पे एक उसकी की फ्रेम ऐड कर लो। डेट इज आपने दो की फ्रेम बनाई और जो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में जितनी भी की फ्रेम होगी वो यहाँ पे सिंकिंग यानी कि अपना सॉफ्टवेयर अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा। दिस सीरीज ऑफ फ्रेम इन बिटवीन आर ड्रॉन ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे जो भी वो दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में जितनी भी वो फ्रेम्स इंक्लूड होगी वो ऑटोमेटिकली वहां पे ऐड हो जाएगी एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ट्विनिंग। तो ये जो ऑटोमेटिकली ऐड होने वाली प्रोसेस है उसको हम यहाँ पे ट्विनिंग के नाम से जानेंगे। Twinning is an action which calculates the number of frames between keyframes and path of the action। तो यहाँ पे ट्विनिंग क्या करेगा, तो कि वो नंबर ऑफ फ्रेम्स यानी कि की फ्रेम के दो की फ्रेम के बीच में कितनी फ्रेम्स कैलकुलेट होगी या फिर कितनी फ्रेम्स ऐड करनी है वो कैलकुलेट करेगा। दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज नोन एज अ सेल एनिमेशन। और जो भी हम ये की फ्रेम के थ्रू जो भी हम एनिमेशन बना रहे हैं वो एनिमेशन को यहाँ पे हम सेल एनिमेशन के नाम से जानेंगे। अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स। तो यहाँ पे एक दूसरा टाइप है एनिमेशन बनाने का कि उसका नाम है काइनेमेटिक्स। It is the study of movement and motion of objects that have joints such as a walking man or running leopard। तो यहाँ पे हम वो काइनेमेटिक एनिमेशन के अंदर हम वो मूवमेंट वाला कोई भी एनिमेशन हो हम वो वाला बना सकते हैं, जैसे कि कोई मानस यहाँ पे वो चल रहा है या फिर कोई लेपर्ड यहाँ पे दौड़ रहा है, तो वो वाला अगर कोई एनिमेशन हमें यहाँ पे क्रिएट करना हो यानी कि कोई इमेज के थ्रू यहाँ पे हमें एनिमेशन क्रिएट करना हो तो हम काइनेमेटिक्स एनिमेशन टाइप के थ्रू यहाँ पे एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। In some animation, we can use an effect known as a morphing, wherein the image transform into another। तो हम कुछ एनिमेशंस के अंदर हम मॉर्फिंग नाम की इफेक्ट भी अंदर ऐड कर सकते हैं। और मॉर्फिंग क्या काम करेगा कि वो ट्रांसफॉर्म करेगा वन इमेज टू अनदर इमेज, यानी कि एक इमेज के साथ दूसरी इमेज यहाँ पे बदल दी जाएगी यानी कि वो ओवरले हो जाएगी। Say for example, you must have seen that a person's face transfer into another face and so on। तो आपने कई बार सोशल मीडिया के अंदर या फिर अपने एप्लीकेशंस के अंदर भी वो देखा होगा कि किसी एक पर्सन का फेस धीरे 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 ट्रांसफर होके किसी और दूसरे पर्सन के फेस से वो मैच हो जाता है। Many products are available in the market that supports this type of इफेक्ट। और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम ऐसी वाली इफेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैनवास प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। तो कैनवास प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स के लिए आपको कैरेट पे जाओ, क्लिक करो, उसके अंदर कैनवास सिलेक्ट करो और उसके अंदर मेनू में से आप प्रॉपर्टी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आपने प्रॉपर्टी पे क्लिक किया नीचे इमेज में डिस्प्ले किया हुआ आपको वो ऑप्शन यानी कि वो डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा। दिस ओपन्स द कैनवास प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स एज शोन इन दी फिगर। कि डायलॉग बॉक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे दो पोर्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट के अंदर है कैनवास इन्फो कि जिसके अंदर आपको नेम एंड डिस्क्रिप्शन देना है। तो यहाँ पे नेम के अंदर मैंने लिखा हुआ है मूविंग स्टार एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है माई एनिमेशन। फिर नीचे के जो पोर्शन है वहां पे आपको सेंटर वाला टैब सिलेक्ट करना है, डेट इज आपको टाइम सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप टाइम सिलेक्ट करोगे आपको टाइम सेटिंग दिखेगा और उसके अंदर दिखेगा आपको फ्रेम पर सेकंड। तो यहाँ पे सिंकिंग के अंदर हर एक फ्रेम को 24 सॉरी हर एक सेकंड को 24 फ्रेम्स के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है। यानी कि जब भी 24 फ्रेम्स हो जाएगी तो हमारा एनिमेशन एक सेकंड का हो जाएगा।
फिर यहाँ पे एक स्टार्ट टाइम दिया है और यहाँ पे एक एंड टाइम दिया है। तो आपको जितना भी एनिमेशन, जितनी भी लेंथ का एनिमेशन क्रिएट करना हो वो आप यहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हो। मैक्सिमम यहाँ पे सिंकिंग के अंदर आप 5 सेकंड का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। Give a name and description to your first animation. As shown in the figure, we have given the name to our animation as moving star and description my animation. Now click on time tab and change the end time to 3s, that is 72f, that is 72f. क्यों? क्योंकि वो फ्रेम पर सेकंड 24 हमने वहां पे डिवाइड किया हुआ है और सिंकिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट वो 24 वाला डिवाइड है ही। तो यहाँ पे 24 फ्रेम्स यानी कि 1 सेकंड होगी। तो यहाँ पे 3 सेकंड्स के मुताबिक 24 3 जा 72। इट मीन्स दैट अवर एनिमेशन विल बी ऑफ 3 सेकंड्स ड्यूरेशन। तो यहाँ पे हमारा जो भी एनिमेशन हम क्रिएट करने वाले थे वो यहाँ पे 3 सेकंड का एनिमेशन होगा। बाय डिफॉल्ट द एंड टाइम इज सेट एज अ 5 सेकंड, और अगर आपने एंड टाइम वहां पे सेट नहीं किया हो तो वो वहां पे 5 सेकंड का वो वहां पे एंड टाइम सेट हो जाएगा, दैट इज 120f। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम बार। जो सिंकिंग कैनवास के एग्जैक्ट नीचे जो आपको देखने को मिलता है वो उसे हम टाइम बार कहेंगे, कि जिसके अंदर हम डिफरेंट की फ्रेम्स वहां पे हम ऐड कर सकते हैं और जो भी एनिमेशंस की प्रोसेस हो रही है वो प्रोसेस हम यहाँ से फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग 3 टाइप्स की इमेजेस आपको दिख रही है, जिसके अंदर आपको जो सबसे पहले इमेज के अंदर जो रेड कलर का 0f दिख रहा है, तो वहां पे मैंने अभी फिलहाल 0f फ्रेम पे वो इंडिकेटर सेट किया हुआ है, डेट इज आप 0f के पास ऑरेंज कलर की एक लाइन दिखने को मिलेगी। फिर सेंटर वाली इमेज के अंदर मैंने 1s लिखा है, डेट इज मैंने 1 सेकंड का टाइम दिया, तो वो ऑरेंज लाइन जो थी 0f से हटकर यहाँ पे 24f पर आकर वो रुक जाएगी। एंड द थर्ड इमेज के अंदर मैंने 1 सेकंड 10f लिखा है, डेट इज 1 सेकंड हो जाने के बाद ऊपर से 10 फ्रेम, डेट इज 34f, यानी कि 34 फ्रेम हो जाएगी, क्योंकि 1 सेकंड की 24 प्लस यहाँ पे 10f। तो यहाँ पे ऑरेंज जो इंडिकेटर होगा वो 34 फ्रेम के आगे आके रुकेगा। चलिए उसकी थियरी भी देख ले डिटेल के अंदर। तो एज सोन इन फिगर, क्लिक ऑन द टाइम बार, यू कैन सी द ऑरेंज इंडिकेटर शोइंग द पोजीशन इन द टाइम। तो जैसे ही आप टाइम बार के अंदर जो भी आप टाइम लिखोगे या फिर फ्रेम लिखोगे, तो वहां से उसके मुताबिक आपको ऑरेंज इंडिकेटर टाइमलाइन के अंदर आपको दिखेगा। Clicking at various points, you can see values 0f, 1s, 1s, 10 frame, etc. in the entry field. तो वो बॉक्स के अंदर आप यहाँ पे 0f है या फिर 1s है या फिर 1s 10 फ्रेम, कोई भी ऐसा टाइम आप वहाँ पे दे सकते हो, यानी कि कोई भी एंट्री आप एंटर कर सकते हो। You can also type the position in the entry field as press enter. The indicator will take you to that position in the time slider. तो आप जैसे ही वहां पे टाइम बार के अंदर आपने वो एंट्री एंड ऐड कर ली और जैसे ही आपने एंटर प्रेस करोगे तो वहां पे टाइम स्लाइडर के अंदर वो पोजीशन आपको इंडिकेट हो जाएगी। दिस वैल्यू इंडिकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द टाइमलाइन इन टर्म्स ऑफ सेकंड एंड फ्रेम्स। तो यानी कि यहाँ पे जो भी हम सेकंड्स डिवाइड करेंगे उसको हम एस से डिनोट करेंगे और जो भी हमारी फ्रेम्स होगी वो हम यहाँ पे फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे डिवाइड करेंगे। बाय डिफॉल्ट ईच सेकंड इज डिवाइडेड इनटू 24 फ्रेम्स। तो यहाँ पे जब भी एनिमेशन के अंदर 24 फ्रेम्स हो जाएगी, दैट मीन्स हमारा 1 सेकंड का एनिमेशन का वीडियो रेडी हो जाएगा। For example, when 1 second and 10 frames have passed, the entry box display 1s10f, या फिर अदरवाइज वहां पे आपको दिखेगा 34f। ओके, क्योंकि 1 सेकंड डेट इज 24 फ्रेम्स एंड ऊपर से हमने 10 फ्रेम्स लिखा, डेट इज 24 प्लस 10, डेट इज 34 फ्रेम। नेक्स्ट टॉपिक है एनिमेट एडिटिंग मोड। तो हमने वहां पे कैनवास की प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स देख लिया, जो भी सेटिंग करना था वो सेटिंग कर लिया। अब यहाँ पे हमारा कोई भी एनिमेशन अगर हमें क्रिएट करना हो तो एनिमेशन की प्रोसेस हम कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे। तो ऑन दी राइट साइड
of the time bar you can see a green button. तो टाइम बार के राइट साइड पे आपको एक ग्रीन बटन दिखेगा. इट विल बी विजिबल इफ यू हैव अ नॉन जीरो एंड टाइम. तो वो वहां पे अगर आपने जीरो ऐप सेट किया होगा तो वहां पे वो ग्रीन बटन आपको देखने को मिलेगा. और जैसे जैसे आप फ्रेम ऐड करते जाओगे, मगर वहां से अगर आपने एनिमेशन ग्रीन बटन वहां पे ऑन नहीं किया हुआ है तो वहां पे कोई भी इफेक्ट वो रिकॉर्ड नहीं होगी. Clicking on this button turns it into red button and the canvas display a red outline. तो जैसे ही आपने वो ग्रीन बटन पे क्लिक किया तो वो ग्रीन बटन में से कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में आ जाएगा रेड बटन. डेट मीन्स अब आप जो भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करा रहे हो तो वो वहां पे कैनवास के ऊपर रिकॉर्ड हो जाएगी और कैनवास के आसपास आपको रेड लाइन देखने को मिलेगी. This means that now the animate editing mode is active and any changes made will have an effect on the animation in the time slider. तो जो भी वो रेड लाइन कैनवास के आसपास आ जाएगी, डेट मीन्स व्हाट कि वो एनिमेट एडिटिंग मोड आपका ऑन हो चुका है, यानी कि एक्टिव हो चुका है. अब आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर तो वो ऑब्जेक्ट टाइम स्लाइडर के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी, यानी कि आपका एनिमेशन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा. In animate mode, whenever a parameter of an object is changed, a waypoint is created to remember the change in the position and the time on the time slider at which the change happen. तो जैसे जैसे आप वहां पे एनिमेशन की मूवमेंट या फिर इफेक्ट आप चेंज करने जाओगे, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करते जाओगे, नीचे नीचे टाइम स्लाइडर के अंदर आप वहां पे अलग अलग फ्रेम्स पे देखोगे तो आप वहां पे मैन्युअली भी क्लिक कर पाओगे या फिर वो बॉक्स में जाकर आप वहां पे फ्रेम्स भी लिख सकते हो. डेट मीन्स उससे पता चलेगा कि जब मेरा एनिमेशंस मूव होता है तब उतनी फ्रेम इतने यहाँ पे मूवमेंट हो जाए या फिर इतनी फ्रेम मूवमेंट हो रही है तो मेरा एनिमेशंस यहाँ तक वो आना चाहिए. दैट इज वो मूवमेंट बताएगा आपकी वो फ्रेम कितनी मूवमेंट होने वाली है या फिर वो एनिमेशन कैसा हो जाएगा. वैसी वाली इफेक्ट आप वहां पे नीचे वेव पॉइंट के थ्रू आप वहां पे देख सकते हो टाइम स्लाइडर के अंदर. आप जैसे ही वहां पे ग्रीन बटन पे क्लिक करके एनिमेट मोड ऑन करोगे तो आपको ऐसा वाला कोई प्रीव्यू दिखेगा. कैनवास के चारों तरफ आपको वो रेड कलर की एक लाइन दिखेगी. डेट इज आपका वो रिकॉर्डिंग यानी कि एनिमेट मोड ऑन हो गया है. एंड द लास्ट टॉपिक इज रेंडरिंग. एनिमेशन मोड ऑन हो गया, रिकॉर्ड कर लिया, फिर हमें जो भी एनिमेशन है उसको हमें रेंडर करना पड़ता है. तो फाइनली वी नीड टू रेंडर आवर वर्क. Rendering means the computer uses various algorithms to apply the final effects you have specified on the object created. तो रेंडरिंग का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर अलग अलग अल्गोरिदम्स का यूज करके आपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी फाइनल इफेक्ट्स आपने की हुई है तो वो उसकी वो क्या करेगा, रेंडरिंग करके वो इफेक्ट को सेट करेगा और आपको एज अ एनिमेशन के रूप में वो दिखाई देगा. Before rendering, click on the animate mode button to leave the animate editing mode. तो आपको रेंडरिंग करने से पहले जो भी आपने एनिमेट मोड ऑन किया था तो उसको ऊपर आपको वापस से क्लिक करनी है, यानी कि आपको उससे एग्जिट होना पड़ेगा. फिर क्लिक ऑन द कैरेट, फाइल मेनू में जाओ और सेव करो. सेव द फाइल बाय द नेम मूविंग डैश स्टार डॉट SIFZ. तो मैंने यहाँ पे जो भी एनिमेशन बनाया था उसका नाम मैंने यहाँ पे मूविंग डैश स्टार डॉट SIFZ करके वहाँ पे सेव किया. आप यहाँ पे कोई भी नाम से अपनी फाइल को या फिर अपने एनिमेशन को सेव कर सकते हो. फिर क्लिक ऑन कैरेट, फाइल मेनू एंड द रेंडर ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. Change the file name to moving-star.gif and the same location where you save the moving-star.sifz. तो आपने वहां पे SIFZ से अगर आपने एक्सटेंशन से सेव किया है कोई एनिमेशन तो वहां पे आपको वो एक्सटेंशन हटा के आपको .gif करके आपका एनिमेशन वहां पे आपको सेव करना है. अगर आपको लोकेशन चेंज करना हो तो आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप वहीं का वहीं भी अगर सेव करना हो तो भी आप कर सकते हो. Select target format as GIF instead of auto, then click render. तो आपको वहां पे ऑटो की जगह पर GIF सिलेक्ट करना है और ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद आपको रेंडर बटन पे क्लिक करना है.
इट विल टेक फ्यू सेकंड्स फॉर द फाइल टू रेंडर। तो रेंडरिंग करने के लिए वो प्रोसेस करेगा, तो वहां पे वो कुछ सेकंड्स लेगा रेंडरिंग के लिए। After rendering, you can see the message file rendered successfully on Windows status bar located on the bottom of the window। तो आपको स्टेटस बार के अंदर एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि फाइल रेंडर्ड सक्सेसफुली। डेट मीन्स आपका जो भी प्रोसेस था वो प्रोसेस सक्सेसफुली हो गया है। फिर आप जाकर अपने लोकेशन पे जाकर अपनी फाइल वहां से ओपन करके आप देख सकते हो। तो वेब ब्राउजर के अंदर आपको वो इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो GIF के थ्रू आपका एनिमेशन वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इज, ये प्रैक्टिकल वीडियो की लिंक के लिए है कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो भी प्रैक्टिकल का वीडियो है, तो वैसा वाला वीडियो आपको अगर देखना हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो आप जाकर वहां से चेक भी कर सकते हो।